हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इससे पहले हम 2 चैप्टर आपके कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सबसे पहले हम भूमंडलीकरण यानी भूमंडलीकृत किस शब्द से बना है? भूमंडलीकरण शब्द से बना है। इसे हम वैश्वीकरण भी कहते हैं या फिर कह लीजिए ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण भूमंडलीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब है कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक गांव या एक शहर की तरह बनना। यानी पूरा विश्व, चाहे वो आर्थिक स्तर पर है, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पर है, एक दूसरे के पास आना, इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। अब यह वैश्वीकरण हुआ कैसे? जैसे आज हम देख पाते हैं, वैश्वीकरण मतलब पूरा अगर अर्थ समझना है तो आज आप देख पाते हैं, आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, वहाँ आपको चाहे चाइना का सामान लेना है, अमेरिका से बना हुआ सामान लेना है, इंग्लैंड की कंपनियों का बना सामान लेना है, यानी आपको हर मार्केट में पूरे विश्व की कंपनियों का बना हुआ सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये क्या है? ये वैश्वीकरण ही है। आप देखोगे, किसी भी पर्यटन स्थल पर जाकर देख लीजिए, आपको किसी भी देश का कोई भी यात्री कहीं भी देखने को मिल जाता है। यानी क्या कि हमारा अपने देश से दूसरे देश में जाना और दूसरे देश से यहाँ आना अब बहुत आसान हो चुका है। यदि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाना चाहो तो आप आसानी से आ जा सकते हो। ये है वैश्वीकरण, यानी पूरी दुनिया का पास आना, निकट आना। जैसे हमें दुनिया अब छोटी दिखाई देने लग गई है कि हम 7 समुद्र पार भी जा सकते हैं, हम किसी पहाड़ी के पार भी जा सकते हैं। यानी दुनिया के किसी भी कोने में आना जाना, किसी भी आप वहाँ की बनी हुई वस्तु का प्रयोग करना, वहाँ की जो मार्केट में उपलब्ध है वस्तु वो हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, या किसी से भी किसी आज जैसे ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ चुका है कि आप फ़ोन पर कहीं भी किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है आपका वैश्वीकरण। अब यह वैश्वीकरण, अगर मैं आधुनिक वैश्वीकरण की बात करूं तो यह पिछले कुछ 50 सालों से बहुत अधिक बढ़ा है। लेकिन यह वैश्वीकरण हुआ कैसे? यानी जो वैश्वीकरण है, जो भूमंडलीकरण है, वो हुआ कैसे? हम पढ़ेंगे आधुनिक युग से पहले का वैश्वीकरण। आधुनिक युग से पहले यानी कैसे बना वैश्वीकरण, कैसे एक जो विश्व है एक दूसरे के पास आया। पहले क्या होता था? व्यापारी व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे, कुछ यात्री यात्रा करने के वजह से बाहर जाते थे, यानी काम की तलाश में, भोजन की तलाश में घर छोड़ दिया, एक जगह से दूसरी जगह पर गए, व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर गए, या कुछ धार्मिक लोग जो धर्म के लिए या फिर हम कह लीजिए आध्यात्मिक शांति के लिए दुनिया का भ्रमण करने के लिए निकले। ये लोग अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते थे। जब यात्राओं पर जाते थे, कुछ चीज़ें लेकर गए अपने साथ, अपने देश का जो अपना पैसा था, मुद्रा थी, वो साथ लेकर गए, अपनी मूल्य, अपने मान्यताएं ये साथ लेकर चले, अपने हुनर, जो इनके अंदर हुनर था वो साथ लेकर चलते हैं, अपने विचार साथ लेकर गए, जो आविष्कार करने वाले थे या जो उनके देश में आविष्कार हुए उनके बारे में या वो साथ लेकर चले। यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चले। अब आप कहोगे कि ठीक है, सामान साथ लेकर जा सकता है इंसान, पैसा साथ लेकर जा सकता है इंसान, लेकिन कीटाणु कैसे साथ लेकर गया इंसान? वो भी लेकर गया। आप तो कोरोना काल के बच्चे हो, आपको तो समझाना मुश्किल ही नहीं होगा कि जैसे एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, उसने जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं मैं कहूँगी इसे, कि जाने अनजाने में दूसरे व्यक्ति को हुआ, तीसरे को हुआ, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया। अब क्या कंडीशन है कि पूरी दुनिया में कोरोना फैल चुका है। ये कैसे फैला? वो जानबूझकर उसको दिया तो है नहीं, तो ये जाने अनजाने में अपने साथ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बीमारी लेकर चले गए और दूसरों को देते चले गए, इसकी वजह से फैल गया। ये आज से नहीं हो रहा, ये सदियों पुरानी
पुरानी बातें हैं जब लोग अपने साथ बीमारियां लेकर चलते थे। जो बीमारियां उनके देश में थी और जो बीमारी उनको थी वो दूसरे देशों में भी इनको फैलाते थे। यानी ये क्या चीज़ था, यानी उस समय जैसे अगर मैं कहूँ 3000 वर्ष पहले की मैं बात करूँ, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करती हूँ, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा या हड़प्पा संस्कृति कह लीजिए उसको। तो उसमें क्या था, जो हड़प्पा संस्कृति थी या सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस समय वो भी व्यापार के लिए अन्य देशों के साथ थी। जैसे एग्जाम्पल से हड़प्पा संस्कृति का व्यापार मेसोपोटामिया से चलता था, ईरान से चलता था, इराक से चलता था, अफगानिस्तान से चलता था। यानी जो वहाँ पर वस्तुएं हमें मिली हैं, जो हमें धातुएं मिली हैं, जैसे हमें वहाँ तांबा मिला है, तांबा कहाँ से मिला, राजस्थान से मिला, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। यानी हमें वहाँ से जो धातुएं मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, हमें मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी की मुद्राएं मिली हैं। इसका मतलब क्या था कि कुछ व्यापारी वहाँ पर व्यापार करने गए होंगे या फिर वहां से लोग आए होंगे। यानी आपस में व्यापार के साथ या संस्कृति के माध्यम से उनका लेन देन चलता होगा। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भी वैश्वीकरण था, शुरू था। हम इतना नहीं कहेंगे जितना आज के समय में है, लेकिन वैश्वीकरण उस समय से ही शुरू हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि अब वैश्वीकरण कैसे बढ़ा, धीरे धीरे वैश्वीकरण किस प्रकार अपना जो तेज गति कैसे की उसने, उसके बारे में हम बात करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। रेशम मार्ग क्या है, रेशम मार्ग कहाँ था और रेशम मार्ग ने किस प्रकार वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। रेशम मार्ग, रेशम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेशम मार्ग जिस रास्ते से रेशम का व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। यह मार्ग जो भूमि पर भी था, यह मार्ग आप जल के जरिए भी, यानी जो पानी था, जो नदियां थी या समुद्र के माध्यम से भी रेशम एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था। इस मार्ग से क्या था, जो चीन में बना हुआ रेशम था वह यूरोप या अफ्रीका के महाद्वीपों में जाता था। चीन से बना हुआ रेशम या चीन की बनी हुई चीनी वह यूरोप या अन्य महाद्वीपों में जाती थी। एशिया जो रेशम मार्ग है इसकी वजह से तो एशिया तो पास आया ही था, जो एशिया महाद्वीप था, क्योंकि चाइना कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है। एशिया तो आपस में पास आया ही था, साथ में इस मार्ग से यूरोप और अफ्रीका जैसे महाद्वीप भी पास आए। व्यापारी इस मार्ग के माध्यम से अन्य देशों में जाते थे, वहाँ पर व्यापार करते थे। जैसे इनका बना हुआ जाता था, रेशम जाता था, चीनी जाती थी, और उसी प्रकार भारत के मसाले, भारत का सूती कपड़ा भी इसी जो था रास्ता था, इसी मार्ग से अन्य देशों में, अन्य द्वीपों में पहुंचता था। और यूरोप से चांदी सोना भी इसी द्वीप के जरिए आता था। यानी रेशम मार्ग की वजह से चीन और भारत का व्यापार विश्व में सबसे ज़्यादा समृद्धशाली था, या कह लीजिए कि उस समय चीन और भारत विश्व में सोने की चिड़िया बन चुके थे इस मार्ग की वजह से। इस मार्ग पर केवल व्यापार ही मैं नहीं कहूँगी कि कपड़े का या मसाले का या आप रेशम का व्यापार ही नहीं आता था, बल्कि क्या आता था, संस्कृति का प्रचार भी इसी मार्ग से होता था। इस मार्ग का, जैसे इस्लाम धर्म जब शुरू हुआ उस समय इस मार्ग की खोज हो चुकी थी। इस्लाम जो हमारे ईसाई पादरी हैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इसी मार्ग से आते थे। जो हमारे मुस्लिम हैं अपने धर्म के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वो भी इसी रास्ते से आते थे। भारत में उत्पन्न हुआ बौद्ध धर्म भी इसी मार्ग से अन्य देशों में पहुंचा। यानी इस मार्ग ने व्यापार हो चाहे सांस्कृतिक स्तर पर हो, विश्व का वैश्वीकरण किया, ग्लोबलाइजेशन किया। आधुनिक समय से पहले इस मार्ग के द्वारा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कह लीजिए शुरू हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा भोजन की यात्रा। अब भोजन की यात्रा है क्या, जो आज हम भोजन खाते हैं, चाहे हम नूडल्स खा रहे हैं, हमारी सब्जियां हैं, हमारे मसाले हैं, या किसी भी प्रकार का भोजन है, वो हमारे यहाँ सभी का सभी भोजन हमारे यहाँ उत्पन्न नहीं हुआ। यह भोजन अलग अलग देशों से मिलकर बना हुआ हमारा आज का भोजन है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लगा लीजिए,
आपका जो लोग थे, नूडल्स का एग्जाम्पल मैं लगा लेती हूँ। नूडल्स क्या है? नूडल्स चीन का बना हुआ एक भोजन है जो चीन से निकलकर पश्चिमी देशों में फैल जाता है। पहले क्या था, जो व्यापारी थे अपने साथ साथ, जैसे वो खुद स्वयं अपना शरीर तो लेकर जाते ही थे, संस्कृति लेकर चले गए, विज्ञान के आविष्कार लेकर चले गए, साथ में वो भोजन भी तो लेकर जाते थे। भोजन लेकर गए, सब्जियां लेकर गए, आपके फल लेकर गए, तो जाने अनजाने पर वहाँ उनके बीज बो आते थे। बीज बोने से वहाँ पर नई नई फसलें पैदा हो जाती थी, जिसकी वजह से एक जगह का खाद्य पदार्थ दूसरी जगह पर उत्पन्न हो जाता था। अब मैंने से नूडल्स की बात की, नूडल्स चीन से निकलकर कहाँ पहुँच गया? पश्चिमी देशों में पहुँच जाता है। और जो ये पास्ता है, पास्ता अरब का खाना है, और ये कहाँ से? अरब से निकलकर सिसिली, इटली, जो इटली का एक भाग है, सिसिली जैसे देशों में पहुँच गया। अब बात करते हैं और खाद्य पदार्थों की। जो अमेरिका है, जैसे आज आप सबको पता है अमेरिका के बारे में, अमेरिका की खोज 1492 में हुई थी। 1492 में अचानक से क्रिस्टोफर कोलंबस थे जो वो अमेरिका पहुंच गए थे। आना था भारत में, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गए, और इसकी वजह से 1492 में अमेरिका की खोज हो जाती है। अमेरिका की खोज के बाद जो अमेरिका एक समृद्धशाली देश था, अमेरिका के अंदर बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे खाद्य पदार्थ उगते थे, अब वो पूरी दुनिया को मिलने लगे। अमेरिका के क्या क्या हमें मिले? आलू मिला। जी हाँ, आलू जो आज हमारा सबसे प्रमुख भोजन है, यानी हर जगह आलू का प्रयोग किया जाता है हमारे भोजन में, वो हमारे देश का ही नहीं है। कब हुई अमेरिका की खोज? तो 1492 में, यानी 15वीं शताब्दी के लास्ट में, हम कह लीजिए 16वीं शताब्दी तक वहाँ से सामान आना शुरू हुआ। यानी 16वीं शताब्दी तक हमारे पास आलू नहीं था। आलू किसकी देन है? अमेरिका की देन है। अमेरिका ने ही पूरे विश्व को आलू दिया है। आलू आया, सोया आया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये कहाँ से आया? अमेरिका से आया। ये अमेरिका से यूरोप के अन्य देशों में पहुंचा। अब जब कोई फसल क्या है, जब कोई खाद्य पदार्थ हमारे जीवन में आ जाता है तो वो जीवन की काया ही पलट देता है। अब मैं आपको एक आलू का एग्जाम्पल भी बताती हूँ। यूरोप में क्या थी? बहुत गरीबी थी, बहुत भूखमरी थी। जब वहाँ आलू आता है, आलू बहुत सस्ती फसल है, आलू जब वहाँ आया, लोगों ने आलू को खाया तो उनकी जो जीवन का स्तर था वो बेहतर हो गया, जिसकी वजह से उनकी उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि भूखमरी के कारण वहाँ बहुत से बच्चे, बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी समय से पहले ही। लेकिन आलू के आने के वजह से वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़ जाता है, उनकी जो आयु है वो भी बढ़ जाती है। और एक कैसे पता चला? आयरलैंड जो देश था, वहाँ के लोग, वहाँ के काश्तकार तो आलू पर बिल्कुल ही निर्भर हो चुके थे। जिस समय आलू अकाल पड़ा, 1840 की बात है, आयरलैंड में 1840 में अकाल पड़ता है, आलू का अकाल पड़ता है, तो वहाँ के लोग इसके बाद भूखमरी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ 1845 से 49 तक की स्थिति तो ऐसी थी कि इसके वजह से, आलू का अकाल पड़ने के वजह से आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग मारे गए। यानी आलू के ऊपर इतना जीवन निर्भर था कि यहाँ के 10 लाख लोग आलू के अकाल की वजह से मारे गए। और इससे दुगनी संख्या यानी लगभग 20 लाख लोग घर छोड़कर भोजन की तलाश में चले गए। ये था खाद्य पदार्थों का प्रभाव। ये था कि एक जगह से जब खाद्य पदार्थ निकलकर दूसरी जगह पर पहुँचता है और वहाँ के लोग उस पर निर्भर हो जाते हैं, तो जो मतलब वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, वो फसलों का, संस्कृति का, व्यापार का, हर चीज़ का होता है। और वो इतने डिपेंड हो गए थे कि भूखमरी का शिकार हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे विजय, बीमारी और व्यापार। अब ये क्या था? जैसे अमेरिका की खोज हो जाती है, यूरोपीय महाद्वीप ने जो अमेरिका में जाने के नए नए रास्ते ढूंढ लेता है, क्योंकि उनको पता चल गया अमेरिका क्या है, बहुत सारा पूंजीपति देश है, बेहिसाब फसलें वहाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। तो जो यूरोप था वो क्या था? बहुत गरीब था।
यूरोप को पता चला कि अमेरिका तो उसके अंदर बहुत सारी फसलें पाई जाती हैं, वहाँ पर तो जो खनिज पदार्थ है उनकी प्रचुरता पाई जाती है। और जो आज के हम जिसको जानते हैं पेरू और मैक्सिको, उस समय जो पेरू और मैक्सिको से वहाँ सोने की खानें निकल आती हैं। चांदी पेरू में या मैक्सिको में क्या निकलता है, चांदी की खानें, सोने की खानें निकल आती हैं। जब यूरोप के लोगों को पता चला कि वहाँ सोना चांदी निकल रहा है, फिर एक क्या किंवदंती फैल जाती है, कुछ कहानियाँ सुननी शुरू हो जाती हैं। यानी अगर कोई चीज़ है थोड़ी थोड़ी उसके बारे में अफवाहें भी शुरू हो जाती है कि वहाँ का एक डोराडो शहर है जो कि सोने का शहर है। जब ये सुनते हैं तो यूरोप के लोग अमेरिका की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वो अमेरिका में जाकर नई नई खोजें शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि अमेरिका को, जो अमेरिका की पूंजी है उसकी वजह से अपनी देश को समृद्ध बनाया जा सकता है। इसलिए क्या हुआ, जो पुर्तगाली हैं और स्पेनिश सेनाएं हैं उन्होंने अमेरिका पर विजय का सिलसिला ही शुरू कर दिया। अब विजय का सिलसिला शुरू कर दिया मतलब क्या, यानी अमेरिका को उपनिवेश बनाना ही शुरू कर दिया। अब अमेरिका को उपनिवेश कैसे बनाया, जो ये सेनाएं थी पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाएं थी, ये जो हम हथियार आजकल यूज करते हैं, जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं वो प्रयोग करते हैं, उन्होंने इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं किया। तो कैसे हथियारों का प्रयोग किया, उन्होंने प्रयोग किया चेचक के कीटाणुओं का। यानी यह युद्ध कौन सा युद्ध था, जैविक युद्ध था। अब चेचक के कीटाणु क्या थे, चेचक एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। जब कोरोना की महामारी से पहले यहाँ पर चेचक की महामारी आई थी, इसकी वजह से लाखों लोग, जैसे चेचक हुआ, प्लेग हुआ, इनकी महामारियों की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय ये लोग जो स्पेनिश थे, पुर्तगाली थे, चेचक के कीटाणु अमेरिका में लेकर गए। अब चेचक क्या था, चेचक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता था। अब आप कहोगे कि जो सैनिक चेचक के कीटाणु लेकर गए उनको भी चेचक होना चाहिए था, उनकी भी मृत्यु होनी चाहिए थी, लेकिन हुई क्यों नहीं, क्योंकि चेचक ऐसी बीमारी है, यदि इस बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर आ जाती है तो हम इजीली चेचक की बीमारी से लड़ जाते हैं। तो इन देशों के अंदर तो इस प्रकार की क्षमता थी, लेकिन जो अमेरिका था बहुत सालों से किसी अन्य देश से नहीं मिला था, इसके लोग थे किसी अन्य देश से नहीं जुड़े हुए थे, इसके वजह से इनके लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। यानी ये चेचक की बीमारी को सहन नहीं कर पाए और जो धीरे धीरे पूरे अमेरिका में यह बीमारी फैल जाती है, जिसके वजह से अमेरिका के लाखों लोग मर जाते हैं और इन लोगों को अमेरिका में जाने का रास्ता क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। कोई हथियार है उससे लड़ा जा सकता है, उसको छीन कर या उसके लिए हम लड़ सकते हैं। अब बीमारियों से कैसे लड़ा जाए, एकदम से अचानक से कोई बीमारी आ जाती है, ना उसकी दवा मिलती है, ना उसके बारे में समझ होती है कि इससे कैसे बचाव किया जाए, तो समय लगता है हर बीमारी से बचाव करने का। अब आप कोरोना ही लगा लीजिए, जब स्टार्टिंग में बीमारी आई तब पूरी महामारी फैल गई, यानी इसके लिए दवाएं बनाई गई, इसके कैसे इसको रोकथाम इसकी की जाए, हर चीज़ मतलब इसकी पूरी की पूरी खोज की गई, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। इतनी जल्दी नहीं होता, इतना समय लगता है, इतना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसा ही यहाँ हुआ, अमेरिका के लोगों को जब तक चेचक के बारे में पता चला, जब तक इस बीमारी की समझ आई, तब तक अमेरिका के लाखों लोग मृत्यु का शिकार हो चुके थे और ये लोग आसानी से अमेरिका के लोगों पर कब्जा जमा लेते हैं। अब सोचने वाली बात है कि यूरोप के लोग अमेरिका की तरफ क्यों भाग रहे थे। अमेरिका की तरफ भागने का कारण तो मैंने बताया कि वहाँ पर जैसे सोने की खानें मिल रही थी, चांदी की खानें मिल रही थी, बहुत सारे खनिज पदार्थ मिल रहे थे, बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका से मिल रहे थे। साथ साथ में यूरोप वालों की क्या दिक्कत, यूरोप में बहुत ज़्यादा गरीबी है, यूरोप के देशों में बहुत ज़्यादा गरीबी फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा भूखमरी फैली हुई थी, जिसकी वजह से वो क्या ना कर पाए, अपने देश में नहीं रह पाए, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, सांप्रदायिक दंगे वहाँ हो रहे थे, वहाँ लोगों की इतनी भीड़ हो चुकी थी, उनके लिए
वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था, खाने को वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, लोग मृत्यु का शिकार हो रहे थे, तो वो इधर उधर भाग रहे थे ताकि वो किसी दूसरी जगह पर जाकर अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। तो ऐसे में अमेरिका की खोज हो जाती है और अमेरिका की खोज के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा संसाधन है, अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा सोना चांदी है। इसलिए वो क्या करते हैं, जाकर जो अपनी भूखमरी के कारण, अपनी आर्थिक प्रॉब्लम्स के कारण, बीमारियों की दिक्कत की वजह से अमेरिका की तरफ भागते हैं और अमेरिका के अंदर आर्थिक कृषि कार्यों के लिए अफ्रीका से गुलामों को भी लाया जाने लगता है ताकि वहाँ के जो अफ्रीका के गुलाम थे अमेरिका में आकर कार्य कर सके और जिसका फायदा यूरोप के लोग उठा सकते थे। यूरोप के लोग, पूरी दुनिया के लोग अमेरिका की तरफ भागने लगे। इससे पहले कौन था, अब केंद्र बिंदु कौन बन जाता है व्यापार का, केंद्र बिंदु कौन बन जाता है समृद्धि का, अमेरिका बन जाता है। लेकिन इससे पहले केंद्र बिंदु कौन थे, चीन और भारत, जिनसे क्या था, रेशम मार्ग जुड़ा हुआ था। यहाँ से जो सामान जाता था उसके बदले भारत और चीन में क्या आता था, सोना चांदी आता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो चीन था उसने अन्य देशों के साथ संपर्क जो थे वो अपने काटने शुरू कर दिए, अपने आप को दूसरे देशों से अलग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चीन के व्यापार को भारी नुकसान हुआ। और जो एक वो पूंजीपति था और जो चीन था यानी जो समृद्धशाली था, एक व्यापार का केंद्र बिंदु था, अब वो नहीं रहा। और भारत में आपको पता ही है यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर अन्य जो देश थे, अब भारत को उपनिवेश बना लिया गया। ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, इन लोगों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और जो भारत की संपदा थी वो अपने देशों में ले गए। इसलिए भारत क्या हुआ, गरीब हो गया। चीन और भारत ऐसे गरीब हो गए। लेकिन जो अमेरिका था, अमेरिका के अंदर खनिज पदार्थ, संसाधन, सोना चांदी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था। बहुत सारे व्यापारी, यूरोप के देश अपना उपनिवेश बनाने अमेरिका की तरफ दौड़ गए, क्योंकि अब अमेरिका को उनको पता चला कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है जो कि आज तक बना हुआ है। अब देखते हैं 19वीं शताब्दी। अब हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी, इससे पहले हमने जैसे आधुनिक युग से पहले की बात की है, हम 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले तक की बात करते हैं। क्या रहा 19वीं शताब्दी में, क्या हुआ, उस समय दुनिया सिकुड़ने लगी। अब सिकुड़ने का मतलब क्या है कि दुनिया छोटी नहीं होने लगी, दुनिया तो उतनी ही थी बल्कि और भी फैलती जा रही थी। दुनिया तो उतनी ही थी बल्कि एक दूसरे के पास आने लगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के रास्तों की खोज होने लगी, नए नए संसाधन बनने लगे, यात्रा करने के अच्छे अच्छे मार्ग बनने लगे। इसकी वजह से दुनिया सिकुड़ने लगी, अनेक आविष्कारों की वजह से दुनिया सिकुड़ने लगी। तो उस समय अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में 3 प्रवाह बताए थे। कौन कौन से प्रवाह बताए थे? सबसे पहले कि वस्तुओं का प्रवाह हो रहा है, वस्तुओं में जैसे कपड़ा हो गया, आपका गेहूं हो गया, मसाले हो गए, यानी वस्तुओं का प्रवाह चल रहा है। सबसे पहला प्रवाह किस चीज का था? वस्तुओं का प्रवाह। फिर आ जाता है श्रम का प्रवाह, यानी वैश्वीकरण क्यों हो रहा था, इसके क्यों, कौन कौन से प्रवाह थे, वो चीज़ अर्थशास्त्रियों ने बताया कि इसके 3 प्रवाह थे। क्या क्या इन्होंने 3 भागों में बांट दिया वैश्वीकरण को, कि वस्तुओं के प्रवाह की वजह से, कि वस्तुएं एक स्थान से, एक मंडी से दूसरी मंडी में जा रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं, वस्तुओं का प्रवाह बताया। फिर उसने श्रम का प्रवाह बताया। श्रम का प्रवाह क्या बताया? कि लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। और थर्ड में क्या आ जाता है? पूंजी प्रवाह, कि पूंजी का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह हो रहा है। यह इस प्रवाह का क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रभाव के, इस जो प्रवाह हुआ इसके वजह से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या आपका भूमंडलीकरण कह लीजिए, इन चीजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।